नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 25 जुलाई 2022 को एसएससी एमटीएस के पहले और दूसरे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग भी आने वाले किसी भी शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर के ऊपर अपने सारे प्रश्नों को मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिसे हम लोग बहादुर शाह सेकंड के नाम से भी जानते हैं, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो आपको याद रखना है इनकी मृत्यु 7 नवंबर 1862 को म्यांमार के यांगून में हुआ था। अगर हम लोग इनके जन्म की बात करते हैं तो 24 अक्टूबर 1775 को दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। और बहादुर शाह जफर के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति को इन्होंने दिल्ली से लीड किया था। उसके बाद में अंग्रेजों ने इनको निर्वासित कर दिया था और ये आपके उर्दू भाषा के एक कवि भी थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि बिहू नाम का जो हमारा नृत्य है या त्यौहार है ये किस राज्य से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है बिहू डांस या फिर त्यौहार दोनों की हम बात करें, ये हमारे असम राज्य का एक त्यौहार है। असम के कुछ अन्य त्योहारों की बात करें तो मेदम, मेफी, उसके अलावा बिहू हो गया, अम्बुबाची का मेला है, अली ए लिगांग नाम का त्यौहार है, बैसागु त्यौहार है। ये सारे असम राज्य के त्यौहार हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि दीपिका कुमारी का संबंध हमारे कौन से खेल से है। तो आपको याद रखना है दीपिका कुमारी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे देश के आर्चरी की प्लेयर हैं, यानी कि यह एक तीरंदाज हैं। इसके अलावा भारत के कुछ अन्य तीरंदाजों की अगर हम लोग बात करते हैं तो तरुणदीप राय, अतानु दास, डोला बनर्जी, लिम्बा राम, प्रवीण जाधव, बोयमबेला देवी लैसराम, ज्योतिष रेखा बेनम, रीना कुमारी, ये भी हमारे देश के फेमस तीरंदाज हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है। तो तीसरी या चौथी बार यह प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नाम की जो पुस्तक है वो युवराज सिंह की आत्मकथा है। क्रिकेट माई स्टाइल ये कपिल देव साहब ने लिखा है। स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट ये भी आपकी कपिल देव साहब के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये सारी आत्मकथाएं आपको ध्यान रखना है। सानिया मिर्जा वाली आत्मकथा भी पूछी जाती है, एज अगेंस्ट ऑड्स, तो ये सानिया मिर्जा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस खिलाड़ी को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा हमारे जो सचिन तेंदुलकर हैं इन्हें हम लोग मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जानते हैं और भारत में इनको क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य खिलाड़ियों की हम लोग बात करते हैं तो राहुल द्रविड़ जो कि इस समय हमारे क्रिकेट टीम के कोच हैं, इन्हें दावाल के नाम से हम जानते हैं। अनिल कुंबले की बात करते हैं तो इन्हें जंबू के नाम से जानते हैं। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर भी कहा जाता है। विराट कोहली पूर्व कप्तान, इनको चीकू भैया कहते हैं। एमएस धोनी को माही और कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। कपिल देव साहब की बात करें तो हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। सौरभ गांगुली को हम लोग दादा के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ उपनाम हैं क्रिकेटरों के, इन्हें आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था बहुत ही सिंपल सा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये आपको किस अनुच्छेद में देखने को मिलेगा। तो ये हमारे अनुच्छेद 21 में है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सी आपके कवक यानी कि फंगस की विशेषता नहीं है। तो देखिए फंगस की कुछ विशेषताओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आपके सामने यहाँ पर लिखी गई है। जैसे कि अगर हम लोग फंगस की बात करें तो इनमें आपका क्लोरोफिल नहीं होता है, ये आपके परपोषी होते हैं और इनका शरीर भी सुकाय या थैलस होता है। मुख्यतः कवक आपको नम स्थानों पर देखने को मिलेंगे, जैसे लकड़ी के सड़े गड़े टुकड़े हो गए, चमड़ा हो गया, भोज्य पदार्थ हो गया, यहाँ पर ये होते हैं। इसके अलावा सेकंड शिफ्ट में एक प्रश्न इनकम टैक्स के स्लैब वगैरह से पूछा गया था। एग्जैक्ट प्रश्न क्या था ये मुझे पता नहीं चला है, तो अगर आप में से किसी को पता है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अब आइए हम लोग जो आपके पहली शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहली शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था कि अंग्रेजों ने भारत में पहले फैक्ट्री कब खोला था। तो आपको पता होना चाहिए जनवरी 1613 में
सूरत में अंग्रेजों के द्वारा अपनी फैक्ट्री पहली खोली गई थी भारत में। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 112 है इसका संबंध किससे है। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 112 की बात करते हैं तो इसका संबंध वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग बजट कहते हैं, तो बजट शब्द का यूज आपके संविधान में नहीं हुआ है, उसके स्थान पर यूज हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। इसके अलावा अनुच्छेद 108 की बात करते हैं तो संयुक्त अधिवेशन से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 110 आपके धन विधेयक से जुड़ा हुआ है और अनुच्छेद 123 की बात करते हैं तो इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी आपका तीसरी या चौथी बार पूछा जा रहा है कि अनफिनिश्ड नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इसे पिछले साल लिखा था अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। आपको पता होना चाहिए कि पंडित रविशंकर हमारे देश के सबसे फेमस सितार वादक हैं। इन्होंने आपके टोटल 5 ग्रैमी पुरस्कार जीते हुए थे और इनके अलावा जो जुबीन मेहता हैं जो कि एक ऑर्केस्ट्रा संचालक थे, इन्होंने भी 5 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता हुआ है। भारत के कुछ अन्य सितार वादकों की बात करें तो रविशंकर, अनुष्का शंकर, विलायत खान, निखिल बनर्जी, इमरत खान, अनुपमा भागवत, निषाद खान, ये भी हमारे देश के सितार वादक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि नुआखाई नाम का जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और ये मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ का जो नया साल है उसे हम लोग पाना संक्रांति के नाम से जानते हैं। बाली यात्रा, जगन्नाथ रथ उत्सव, नवकलेश्वर उत्सव, नुआखाई, राजा परवा, ये सारे त्यौहार आपके उड़ीसा राज्य में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अफगानिस्तान देश की राजधानी क्या है। तो आपको पता होना चाहिए अफगानिस्तान देश की जो राजधानी है वो आपको काबुल में देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम लोग मुद्रा की बात करते हैं तो अफगानी यहाँ की मुद्रा है और पीएम की बात करते हैं तो पिछले साल से ही यहाँ के एक्टिंग पीएम हैं, नाम इनका है हसन अखुंड। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है। आपको पता होना चाहिए कि सल्फर हमारे ऑक्सीजन परिवार का एक तत्व है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 16। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके आखिरी कोष में आपको 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, इसीलिए ये आपके ऑक्सीजन फैमिली का एक एलिमेंट है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हॉकी के खेल में प्रत्येक टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। आपने देखा होगा कि खेल के दौरान अगर जो 11 खिलाड़ी हमारे मैदान पर खेल रहे हैं उनमें से कोई एक खिलाड़ी चोटिल होता है तो उसके स्थान पर एक खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो टोटल जो आपके अतिरिक्त खिलाड़ी हैं इनकी संख्या होती है 5। बाकी हॉकी में टोटल 11 खिलाड़ी खेलते हैं, क्रिकेट में भी 11 होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, खो खो में 9 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, पोलो में 4 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, हैंडबॉल में 7 और बेसबॉल में आपको 9 खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने किस स्पर्धा में कोई पदक नहीं जीता था। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग अपने देश भारत की बात करते हैं तो हमने भारोत्तोलन, इसके अलावा भाला फेंक, रेसलिंग, मुक्केबाजी, पुरुष हॉकी और बैडमिंटन, इन प्रतियोगिताओं में पिछले साल पदक जीता था। हमारे पदकों की संख्या टोटल 7 थी। वहीं पर अगर हम लोग महिला हॉकी टीम की बात करते हैं तो वह आपकी पदक जीतने से चूक गई थी, तो महिला हॉकी दिया गया था, वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया कि गुप्त वंश के किस राजा ने कविराज की उपाधि को धारण किया था। तो गुप्त वंश की बात हो रही है, आपको ध्यान रखना है समुद्रगुप्त, जिन्होंने आपके गुप्त साम्राज्य के दूसरे शासक के तौर पर काम किया था, इन्होंने आपके कविराज की उपाधि को धारण किया था। और आपको पता होना चाहिए इन्हें हम लोग भारत का नेपोलियन भी कहते हैं और ये आपके बीड़ा बजाने में काफ़ी ज़्यादा निपुण थे, यानी कि समुद्रगुप्त बीड़ा वादक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया सिंपल सा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो कई बार हम लोग कर चुके हैं कि जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। किसने? राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वहीं पर अगर हम लोग आर्य समाज की बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती जी ने स्थापना की थी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो आत्मीय सभा है उसकी स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी।
प्रार्थना सभा की बात करते हैं तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि इकोसिस्टम, जिसे आप लोग पारिस्थितिकी कहते हैं, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये जो हमारा टर्म है, इसका सबसे पहले प्रयोग 1935 में आर्थर जी तंसले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आर्थर जी तंसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम नाम के शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है, ये किससे संबंधित है? तो ये हमारे डीपीएसपी का हिस्सा है और आपको पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि से ये संबंधित है। यानी कि इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि जो भी हमारे राज्य होंगे वे आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की दिशा में कार्य करेंगे। बाकी अगर हम लोग 51A की बात करते हैं तो वो आपके मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, जिसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया था और उसमें जो हमारा आखिरी राजवंश था वो लोधी राजवंश था। तो सैयद के बाद में लोधी राजवंश ने 1451 से 1526 तक शासन किया था। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और उसके बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि धमेक का जो बौद्ध स्तूप है ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा धमेक का जो बौद्ध स्तूप है ये आपको सारनाथ में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे किंग अशोक ने एक स्तूप बनवाया था 249 ईस्वी में और उसे रिप्लेस किया जाता है आपके 500 ईस्वी में, और ये जो स्तूप है वो आपको सारनाथ में देखने को मिलेगा। सारनाथ कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी जिला है वहाँ पर आपको सारनाथ देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2023 में G20 समूह के सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि 2021 में जो इसका सम्मेलन है वो आपके इंडोनेशिया की अध्यक्षता में इटली की अध्यक्षता में किया गया था। 2022 में इंडोनेशिया की अध्यक्षता में किया जा चुका है। और अगर हम लोग बात करते हैं 2023 की तो हमारे देश में इसका आयोजन किया जाएगा और वो भी आपके जम्मू कश्मीर में होगा आयोजन। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी हमारी झील है जो कि प्लेट टेक्टोनिक प्रिंसिपल के सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है? तो ध्यान रखिएगा प्लेटों के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे पृथ्वी के ऊपर कई छोटी बड़ी आपको प्लेट देखने को मिलेंगी और इन प्लेटों में जब टक्कर होता है तो उस टक्कर के परिणाम स्वरूप आपकी कुछ संरचनाएं पृथ्वी के ऊपर बनती हैं। तो हमारे देश में जम्मू कश्मीर में जो ऊलर झील है, ऊलर झील आपके झेलम नदी से बना हुआ है और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारी झील है वो आपके प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी के परिणाम स्वरूप बनी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर कितने समय में लगाता है? अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है तो ये लगाता है 27.3 दिनों में। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि चंद्रमा अपनी एक्सिस पर कितने समय में घूम जाता है एक बार पूरा, तो ये घूमता है लगभग 27 दिनों में। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। चक्कर का मतलब है जैसे ये पृथ्वी हो गई तो इसके चारों तरफ चक्कर जो है चंद्रमा का वो 27.3 दिनों में लगता है, जबकि अपने एक्सिस पर जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे चंद्रमा भी घूमता है तो उसमें इसको लगभग 27 दिनों का समय लगता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पौधों में जो जल का परिवहन है वो किस ऊतक के द्वारा होता है? तो आपको पता होना चाहिए जल के परिवहन की बात करें तो जड़ों से जो आपका जल या मिनरल होते हैं इनका परिवहन आपका जाइलम करता है। उसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप पौधों में जो आपके भोजन बनते हैं उन भोजन को पूरे पौधे में पहुंचाने का जो कार्य है वो आपके फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रोजेक्ट क्लैप की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने किया है? तो इसी साल फरवरी महीने में जो प्रोजेक्ट क्लैप है इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया है। तो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर स्वच्छता के लिए यह एक कैंपेन है जिसको 2 अक्टूबर के दिन आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू किया था जगन्नाथ स्वच्छता संकल्प के रूप में, और उसी के हिस्से में प्रोजेक्ट क्लैप शुरू हुआ है इस साल। तो इस प्रकार से
पहली और दूसरी शिफ्ट के जो भी प्रश्न मुझे प्राप्त हुए थे उन सभी को मैंने डिस्कस कर लिया है। दूसरी शिफ्ट के बहुत ही कम प्रश्न मिले थे, तो अगर आप में से किसी ने दूसरी शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप लोग अपने प्रश्नों को शेयर कर सकते हैं, जिससे रात में जब तीनों शिफ्ट की कंप्लीट वीडियो आएगी तो उसमें हम लोग उन प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।